कर देती हूँ 1 मिनट। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। मैम स्क्रीन शेयरिंग के लिए प्लीज अलाउ कर दीजिए। राजदीप मैम स्क्रीन शेयरिंग नहीं हुई अभी अलाउड। हाँ जी, नाउ इट्स ओके, अब हो गया है। आपका क्योंकि मैंने आपको होस्ट किया, आप मुझे दोबारा होस्ट कर दीजिए। फिर ओके, आपको अच्छा हाँ अच्छा, जी, ठीक आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक ठीक। ओके डियर, एक ओके। मिनट में जरा इधर से सेटिंग कर लूं, फिर मैं देखती हूँ। जस्ट अ मिनट मैम। नो प्रॉब्लम मैम, नो प्रॉब्लम। Yes ma'am, I have made you the host again. Now you can handle all the things. ओके मैम, यू कैन कंटिन्यू नाउ। ठीक है ओके, ठीक थैंक यू। ठीक। एक मिनट बेटे, लेट मी फाइंड आउट माय पिक्चर। Yes, from here we are going to start today's work. Changes in demand and equilibrium price. Now first of all we should try to understand what are the exceptional cases. Okay. Now I hope if you remember we have already done both the cases of chapter demand as well as supply. तो उसमें we have done degrees, elasticity of demand and supply में we have already done the cases of degrees. तो 5 degrees are there. Out of those 5, 3 are related to perfect unitary elastic, more elastic and less elastic. ठीक है. And 2 cases are extreme situations. मतलब जो 3 हैं equal to 1, greater than 1 or less than 1, they are normal situations. मतलब in real life they can happen, they can occur. But 2 cases are there, both in chapter supply and demand. 2 cases कौन से हैं? Either it is perfectly elastic or perfectly inelastic. So these are exceptional cases. Exceptional in the sense कि very rarely they are seen. नॉर्मल लाइफ में कभी ऐसा नहीं होता कि हम बिल्कुल ही डिमांड बंद कर दें या सप्लाई बंद कर दें या बिल्कुल जीरो कर दें. मतलब इस टाइप की चीजें जो है they don't happen so frequently in our life. So that is why they are called exceptional cases. तो now in this concept we have to see कि अगर हमारी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक है, या आगे करेंगे अगर हमारा डिमांड जो है दैट इज परफेक्टली इलास्टिक या इनइलास्टिक, तो देन व्हाट हैपेंस. ठीक है, इसके लिए इसको बोल दिया जाता है एक्सेप्शनल. नाउ लेट अस सी फर्स्ट एग्जांपल एज इज गिवन इन द बुक. आई एम फॉलोइंग द सेम so that you should not face any difficulty. That is if supply is perfectly elastic. ठीक है. Now in this chapter very less theory part is there. Once you understand you can elaborate the meaning yourself. Now see, this is SS supply curve. It is parallel to x-axis. That means shape is telling us it is perfectly elastic supply curve. Demand curve is a normal demand curve. मतलब at a time एक चीज को लेना है. We are taking supply as perfectly elastic, right? Now demand curve, DD demand curve original, ये एज यूजुअली है डाउनवर्ड स्लोपिंग जैसे नॉर्मल डिमांड कर्व होती है. तो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट इज ई पॉइंट, क्यू इज द ओरिजिनल क्वांटिटी एंड ओ एस इज द प्राइस. यहाँ पर एस लिखा है, यू कैन राइट पी ऑल्सो, हार्डली मैटर्स. ओ एस इज द ओरिजिनल प्राइस. ठीक है जी. देन व्हाट हैपेंस नाउ, लेट अस सी, लेट अस टेक 2 cases. नाउ सपोज इफ डिमांड इंक्रीजेस, रीजन ऑफ इंक्रीज कैन बी एनी. आगे हमने लेसन में किया था नहीं, इंक्रीज इन डिमांड के कोई भी रीजन हो सकते हैं. दैट इज नॉट द मैटर हियर. रीजन मे बी एनी. नाउ इफ डिमांड इंक्रीजेस तो दैट मीन्स देयर इज राइटवर्ड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व. Rightward move, this shifting is there.
तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट विल कम एट E1 पॉइंट. इक्विलिब्रियम कंडीशन इज सेम जहां पर डिमांड सप्लाई बिकम इक्वल. तो अब कहां पर इक्वल हो रहे हैं, न्यू डिमांड कर्व एंड ओल्ड सप्लाई कर्व वो वही रहेगी. इट इज बोथ आर गेटिंग इक्वल एट पॉइंट E1. तो E1 के ऊपर आप नाउ यू सी प्राइस कितना है, E1 के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर लाइन लेके आए तो इट इज अगेन सेम OS प्राइस है, उसमें नो चेंज हैज कम. बट if we join this point, this line, if we extend it towards x-axis, then we are getting कि OQ1 quantity हो गई है. Earlier it was OQ quantity corresponding to original equilibrium point OQ quantity थी. अब अगर डिमांड इंक्रीज हो गई है तो क्वांटिटी बढ़ के Q1 हो गई है. ठीक है, ये एरो मैं इधर लगाना था, आई फॉरगॉट, मैंने यहाँ लगा दिया, यहाँ आना चाहिए था एरो Q1 के बीच में. ठीक, नाउ सेकंड केस की अगर डिमांड डिक्रीज हो जाए, क्योंकि चेंज का मतलब, शिफ्ट का मतलब दोनों लेनी है. यहाँ दिखा दिया इंक्रीज, नाउ वी कैन शो डिक्रीज. तो ये लाइन आपने स्केल से लगानी है. मेरा थोड़ा सा गलत हो गया था ये डायग्राम, आपने नहीं ऐसे करना. ठीक है, नाउ देयर इफ देयर इज डिक्रीज इन डायग्राम तो ये बन गया D2, कोई भी नाम रख ले इसका, D2 लगा दे, D डैश लगा दो, डबल डैश लगा दो, हार्डली मैटर्स. तो नाउ इक्विलिब्रियम पॉइंट इज एट पॉइंट E2. अगर इसको यहाँ ज्वाइन करें अगेन, व्हाट डू वी सी, प्राइस इज रिमेनिंग सेम बट क्वांटिटी में देयर इज डिक्रीज. क्वांटिटी पहले से कम हो रही है ओरिजिनल के कंपैरेटिवली, क्योंकि ओरिजिनल कौन सी क्वांटिटी है, Q, और अब कम होके हो गई है Q2. ठीक, सो दैट मीन्स व्हाट डू वी सी, अल्टीमेटली पॉइंट इज कि अगर हमारा सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक, देन with an increase or decrease in demand, there comes no change in the price of the commodity. Equilibrium price remains same, but certainly equilibrium quantity changes. या तो ये बढ़ सकती है और it can decrease, या बढ़ेगी या कम हो जाएगी. ठीक है, now second case, अगर supply is perfectly inelastic और जो डिमांड है वो नॉर्मल है, उसमें कोई वो नहीं है, वो नॉर्मली डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का भी है, बट सप्लाई हमारी परफेक्टली इनइलास्टिक है. तो देन नाउ सी व्हाट हैपेंस टू क्वांटिटी एंड प्राइस. तो ये QSQ, ये जो पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस है, यहाँ पर यू वुड बी ऑब्जर्विंग कि इफ दीज लाइंस आर नॉट क्लियर टू यू तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अंडरस्टैंड. आपको ये लाइनें क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, तो SQ इज द परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस. Now let us take first situation. बस बाकी सारा सेम है. D original demand curve, ये E point original equilibrium point corresponding to this OP price. This is original equilibrium price. And यहाँ पर quantity कौन सी है? Quantity already ये OQ quantity है. ठीक है. So now we have to see कि what happens अगर demand increases or decreases. तो अगर डिमांड इंक्रीज करती है तो ये राइटवर्ड शिफ्टिंग, ये एरो है ना जो, दिस इज राइटवर्ड शिफ्टिंग. ये D1 न्यू डिमांड कर्व. तो अब इक्विलिब्रियम पॉइंट है E1, क्वांटिटी इज सेम बट प्राइस हैज गॉट, यू कैन सी हियर, ये P1 हो जाता है. तो ओरिजिनल के कंपैरेटिवली इट हैज इंक्रीज्ड, दैट इज व्हाई अपवर्ड एरो इज बीइंग यूज्ड हियर. E1 is the new point, right? Now the other reverse situation, if there is decrease in demand, तो ये demand curve will come down, this downward arrow, backward shifting. New equilibrium point E2, quantity में no change is visible, but certainly price is changing. It is coming down in comparison with this original price. It is coming down to P2. तो conclusion क्या हो गया हमारा? What should we write in the concluding lines? कि if supply curve is perfectly inelastic, then with an increase in demand, equilibrium price increases. With the decrease in demand, equilibrium price comes down. But this increase or decrease in demand is making no change in equilibrium quantity. That remains same. उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो जितनी थी उतनी ही है, ना कम हुई ना ज्यादा हुई. बट प्राइस पहले से कम या ज्यादा हो सकता है. ठीक है, सो दिस वाज अ केस ऑफ सप्लाई की बोथ सिचुएशन, परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक. ठीक है, नाउ नेक्स्ट केस कि अगर हो जाए हमारा डिमांड, अब जैसे सप्लाई हो गया था उसको माना था इलास्टिक इनइलास्टिक परफेक्टली. Now let us take case of demand. Now first diagram you can see in your book also. अगर डिमांड है हमारी परफेक्टली इनइलास्टिक और सप्लाई एज यूजुअली है पॉजिटिवली स्लोप्ड. ठीक है, ये पॉजिटिवली स्लोप्ड में इक्वल टू 1 भी हो सकती है, मतलब यूनिटरी इलास्टिक भी हो सकती है, या मोर देन यूनिटरी भी हो सकती है, लेस देन भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक, तो अब अगर डिमांड है परफेक्टली इनइलास्टिक, दैट मींस डिमांड कर्व विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस. And this is original SS supply curve, original point equilibrium E, price is OP. ठीक है,
नाउ क्वांटिटी इज OQ क्वांटिटी. अब क्या होता है, नाउ इफ देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई, डिमांड को कुछ नहीं करना, वो एक ही बार दे दिया उन्होंने, मान लेते हैं हम लोग परफेक्टली इनइलास्टिक, दैट विल रिमेन सेम. नाउ इफ देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई, ये इंक्रीज मतलब राइटवर्ड एरो, ये इधर को शिफ्टिंग हुई S2, ये वाली न्यू सप्लाई कर्व, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट विल टेक प्लेस सेम where demand and supply cut each other, so that means E2 point. Now what do we see? Price is coming down. कब ये कम डाउन हो रहा है? जब हमारी सप्लाई बढ़ जाती है, ठीक है. सप्लाई के बढ़ने से इक्विलिब्रियम प्राइस कम्स डाउन P2, बट हियर वी सी क्वांटिटी में नो चेंजेस सीन, वो उतनी की उतनी है. सेम अगर सप्लाई कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, दैट इज बैकवर्ड एरो. ये ऐसे दिखाया ना, बैकवर्ड एरो का मतलब डिक्रीज इन सप्लाई, पीछे चली गई है. तो S1 यहाँ पर आप E1 लिख सकते हो. तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट हियर इट विल बी E1, बट अब क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो रही है यहाँ डिमांड और सप्लाई कर्व की, न्यू सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व सेम ही है, तो प्राइस हैज इंक्रीज्ड P1 हो गया. सप्लाई क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया. तो दैट मीन्स कि अगर डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो विद either increase or decrease in supply, there comes no change in quantity, but price keeps on changing. Either it increases or decreases as per the situation. Now the other case, दोनों तरह से लेना है, दोनों cases में both the sides. अब now imagine if demand is perfectly elastic, ठीक है. तो डिमांड कर्व आपने यहाँ पर अगर दिया ना परफेक्टली इलास्टिक, तो पहले फर्स्टली यू हैव टू ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व का मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल, राइट. तो अब है हमारा ये ओरिजिनल सप्लाई कर्व, SS सप्लाई कर्व. वन थिंग इज देयर, दोज हु आर अटेंडिंग, it is presumed that you are well familiar with these increases and decreases. Those students who are still in doubt, lesson may seem difficult to them. अगर ये चीजें आपको क्लियर नहीं है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है. यू नीड टू गो थ्रू दीज लेसन्स अगेन. तो नाउ लेट अस सी, ये हमारा ओरिजिनल पॉइंट E है. E के कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस हमारा हो जाता है OP और क्वांटिटी हमारा OQ, ठीक. अब अगर सप्लाई इंक्रीजेस, तो ये राइटवर्ड एरो, न्यू सप्लाई कर्व S1, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, न्यू क्वांटिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस Q1. तो क्वांटिटी तो पहले से बढ़ गई है, Q से बढ़ के इट हैज गॉन टू Q1, बट प्राइस में नो चेंजेस सीन, ठीक है ना. कॉरेस्पॉन्डिंग टू, यहाँ से अगर स्केल रख के लाइन हम एक्सटेंड करें, तो प्राइस रिमेन्स द सेम. सिमिलरली अगर सप्लाई रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, इफ देयर इज डिक्रीज इन सप्लाई, तो बैकवर्ड शिफ्टिंग, ये न्यू आप सप्लाई कर्व बनाओगे S2, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 पॉइंट, ठीक है. तो E2 पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग भी प्राइस उतना ही रह रहा है, बट हमारी क्वांटिटी पहले के कंपैरेटिवली इट इज कमिंग डाउन, गेटिंग रिड्यूस्ड. ये बैकवर्ड एरो मतलब पहले से कम हो गई. तो आपने करना क्या है, ऐसे क्वेश्चंस में यू विल बी गिवन कि व्हाट हैपेंस टू इक्विलिब्रियम प्राइस इफ, आगे दिया होगा डिमांड इज सो एंड सो, या व्हाट हैपेंस टू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी इफ सप्लाई इज सो एंड सो. This statement will be given. Then you have to firstly draw the diagram. Then according to marks, then you will make the points. You will briefly explain with the help of points. आपने फिर एक में बताना है कि what is occurring to the price, and second point में आप बताओगे what is happening to the quantity. ठीक है. 3 marks में है तो 3 point बना दो कि एक में quantity बढ़ रही है, अगला point बना दो quantity कम हो रही है, as per the situation. Now these were the exceptional cases. Now let us see next case. You can see in the book also. Next heading which is given, simultaneous shifts in demand and supply. Simultaneous shifts. अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस ये टॉपिक किया है, उसमें क्या किया है कि एट ए टाइम वन थिंग इज चेंजिंग. डिमांड जैसे दी है वो वैसी की वैसी है, सप्लाई चेंज हो रही है. या दूसरा हमने किया है कि सप्लाई गिवन है, सिचुएशन चाहे वो कोई भी है, परफेक्टली इलास्टिक या इनइलास्टिक, मतलब एक बार दिया हुआ है और डिमांड चेंज हो रही है. मतलब एट ए टाइम वन ऑफ द मार्केट फोर्सेस इज चेंजिंग, ठीक है. तो वो किया है. नाउ क्वेश्चन है कि अगर ऐसी सिचुएशन में व्हाट कैन हैपन इफ बोथ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई साइमल्टेनियसली दे आर चेंजिंग. साइमल्टेनियस का मतलब होता है इकट्ठे, एट द सेम टाइम. जैसे आप और मैं इकट्ठे ही पढ़ लिख रहे हैं, आप अपनी जगह बैठ के पढ़ लिख रहे हो, मैं अपनी जगह बैठ के पढ़ लिख रही हूँ, है ना. साइमल्टेनियसली वी आर हैंडलिंग दिस वर्क, वी आर डूइंग दिस वर्क. तो ऐसे ही जो काम इकट्ठे होता है दैट इज कॉल्ड साइमल्टेनियस. तो अब है साइमल्टेनियस. अब आगे चेंज अब दोनों तरह से हो सकता है. तो फर्स्ट केस हम ले लेते हैं कि मान लो अगर साइमल्टेनियसली इंक्रीज होती है दोनों में, इन डिमांड एंड सप्लाई, ठीक.
भी दोनों डिमांड सप्लाई दोनों ही बढ़ रहे हैं। पहले ये केस करना है, उसके बाद फिर हमने करना है कि इफ देयर इज साइमल्टेनियस डिक्रीज इन डिमांड सप्लाई, वो बाद में करते हैं। तो फर्स्टली अब है इसमें, अब दोनों को आपने ध्यान में रखना है। नाउ यू हैव टू शो इंक्रीज इन बोथ डिमांड एज वेल एज सप्लाई। तो लेट अस टेक फर्स्ट केस कि अगर ग्रेटर प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन डिमांड आ जाती है, मतलब पहले आप देखो, यू जस्ट पे अटेंशन टू दिस ओरिजिनल डिमांड एंड सप्लाई, ये डी डिमांड कर्व, ये एस सप्लाई कर्व, ई ओरिजिनल पॉइंट। फर्स्टली यू विल ड्रॉ द ओरिजिनल सिचुएशन, ओपी प्राइस हो गया, ये ओ क्यू क्वांटिटी हो गई, ठीक है। पहले एक ओरिजिनल डायग्राम इज टू बी ड्रॉन, उसके बाद आपने ड्रॉ करना है इंक्रीज इन डिमांड, ठीक। नाउ यू एज यू कैन सी, ये देखो ये डी और डी1 ये न्यू डिमांड कर्व है, इंक्रीज दिखा रहे हैं, राइटवर्ड शिफ्टिंग है। ऐसे ही सप्लाई में इंक्रीज इज टू बी शोन, इसकी भी राइटवर्ड शिफ्टिंग है। बट इफ यू सी लिटिल बिट केयरफुली, यू आर ऑब्जर्विंग कि जो सप्लाई की इंक्रीज है, ये वाला जो गैप है, दैट इज लेस एज कंपेयर टू दिस गैप। इसकी विड्थ ज्यादा रखी मैंने, इंटेंशनली इट हैज बीन केप्ट, इट हैज बीन ड्रॉन केयरफुली, सोच के जानबूझ के ऐसे बनाया कि ये इंक्रीज ज्यादा है डिमांड की एज कंपेयर टू इंक्रीज इन सप्लाई। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अब न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट विल टेक प्लेस एट दैट पॉइंट वेयर न्यू डिमांड कर्व एंड न्यू सप्लाई कर्व कट ईच अदर, ठीक है। डोंट वरी बेटे, मैं आई विल सेंड द पिक्चर्स ऑफ दीज डायग्राम्स ऑल्सो, कोई बात नहीं, बुक में भी दिया है, आई विल ऑल्सो सेंड, ठीक है। अभी आप समझ लो पहले। तो अब हमारा न्यू पॉइंट इज टेकिंग प्लेस एट दिस E1, जहाँ पे ये न्यू S1 और न्यू डिमांड कर्व दे आर इंटरसेक्टिंग। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये पता लगाना हो कि व्हाट इज अवर प्राइस एंड क्वांटिटी। तो एक परपेंडिकुलर यू विल ड्रॉ टुवर्ड्स y एक्सिस, एक परपेंडिकुलर यू विल ड्रॉ टुवर्ड्स x एक्सिस, ठीक है। परपेंडिकुलर या लाइन एक्सटेंड कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो व्हाट आर वी ऑब्जर्विंग, प्राइस को क्या हो रहा है, प्राइस पहले की कंपैरेटिवली इट हैज इंक्रीज्ड, पहले की तुलना में, पहले की अपेक्षा क्या हो गया, ये बढ़ गया है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्वांटिटी क्या हो रही है, पहले के कंपैरेटिवली Q से बढ़कर के Q1 हो गई। तो हमारी लाइन एक्सप्लेनेशन क्या बनेगी कि भाई इफ देयर इज मोर इंक्रीज इन डिमांड as compared to given increase in supply, then our equilibrium price will increase. Similarly, equilibrium quantity will increase, ठीक है। Then second case कि अगर यहाँ पर हमने दिखाया था डिमांड की इंक्रीज ज्यादा दिखा दी है, अब सेकंड केस ले लेते हैं कि अगर सप्लाई की इंक्रीज ज्यादा है, तो यहाँ हेडिंग बना दिया इफ देयर इज ग्रेटर प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन सप्लाई। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा डायग्राम पहले बनाते हो बाद में बनाते हो, हार्डली मैटर्स, आपका जो मन करे आप कोई भी डायग्राम पहले बना सकते हैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर देखें ओरिजिनल सिचुएशन कहाँ पे है, ओरिजिनल डायग्राम इक्विलिब्रियम, ये डी डिमांड का ये वाली, ठीक है। All are requested to keep themselves muted, bete. Let me complete the chapter. If any question is there, you can ask later because disturbance is coming. ये हमारा SS सप्लाई कर्व है, तो E पॉइंट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, यहाँ से एक डॉटेड लाइन लेके आनी है। Another important point you would have seen कि whenever I am trying to show quantity, I am using dotted line, ठीक है। वो इस करके, क्योंकि अगर हम कंप्लीट लाइन पूरी ड्रॉ करते हैं ना, तो सारी लाइंस फिर थोड़ा देयर इज अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्टी, तो थोड़ी से वो कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है। तो डॉटेड लाइन से थोड़ा देखने में लाइट लगता है डायग्राम, थोड़ा इजी लगता है, अदरवाइज कोई मतलब उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा ओरिजिनल ओपी प्राइस हो गया, दिस इज अवर ओरिजिनल ओक्यू क्वांटिटी, ठीक है। अब हमारा अगर हो जाती है इंक्रीज इन सप्लाई, डिमांड में भी इंक्रीज दिखानी है, दोनों बोथ आर इंक्रीजिंग, बट नाउ यू सी ये डिमांड की इंक्रीज इज लेस, ये गैप मैंने जान के ही कम रखा है, ठीक। मैंने मतलब आप भी ऐसे ही करोगे क्योंकि हमने डिफरेंस दिखाना है। तो ये डिमांड का गैप कम रखा है, इसकी इंक्रीज इज लेस एज कंपेयर टू ये वाला गैप। ये देखो ये विड्थ ज्यादा रखी है, मतलब कि यहाँ पर देयर इज मोर इंक्रीज इन सप्लाई। तो नाउ देन व्हाट हैपेंस, अब न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे होगा, जहाँ पे ये न्यू सप्लाई कर्व एंड न्यू डिमांड कर्व, ये दोनों दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, दैट इज पॉइंट E1, ठीक है। नाउ कॉरेस्पॉन्डिंग टू E1 पॉइंट व्हाट इज द प्राइस, अगर हम इस लाइन को ये इधर लेके आए तो ये लाइन यहाँ पर आ रही है P1 के ऊपर। नाउ वी हैव टू मेक कंपैरिजन ओरिजिनल प्राइस का एंड न्यू प्राइस का, ठीक है। ओरिजिनल है P और नया प्राइस है P1। तो आप देखो कि क्या हो रहा है, ये P से ऊपर गया कि नीचे गया, नीचे आया है, तो दैट मीन्स देयर इज डाउनवर्ड फॉल। ये डाउनवर्ड एरो का मतलब फॉल होगी, प्राइस पहले से कम हो गया है। सिमिलरली कमिंग टू दिस साइड, ओरिजिनल क्वांटिटी थी हमारी Q और न्यू इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग हमारी न्यू क्वांटिटी आ गई Q1। अब ये न्यू क्वांटिटी इज टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ दिस Q पॉइंट,
So whenever anything is towards the right side on the axis, x-axis, that means there is increase. तो हमारा conclusion बन गया कि भाई जब supply में increase is more तो price हो जाएगा कम और हमारी quantity क्या हो जाएगी, पहले की अपेक्षा ज्यादा हो जाएगी. ठीक है, मतलब after drawing the diagram, then you have to write in your observation. जैसे कोई experiment करके बाद में फिर लिखते हैं ना कि भाई we have observed this or that, तो then you have to make the points. एक पॉइंट में आप लिखोगे what is happening to price, अगले पॉइंट में आप लिखोगे what is happening to quantity. ठीक है, I hope it is clear up to this. Then next is you can see, let me try to show next diagram. Yes, अभी हमने पहले क्या किया, एक में दिखा दिया मोर इंक्रीज इन डिमांड, एक में दिखा दिया मोर इंक्रीज इन ग्रेटर इंक्रीज या ग्रेटर प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन सप्लाई. अच्छा, नाउ थर्ड सिचुएशन कैन ऑल्सो अकर. ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इफ देयर इज इक्वल प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, कि भी दोनों ही बड़े हैं, बोथ इंक्रीज, डिमांड हैज इंक्रीज्ड एज वेल एज सप्लाई हैज इंक्रीज्ड, पर दोनों ही सेम बड़े हैं, सेम क्वांटिटी इंक्रीज हुई है दोनों की. तो then what can be the situation in diagrammatic form? Let us see. Now in this diagram you see this is original demand curve DD, ये हमारा SS original supply curve and E is the point of equilibrium. ठीक है, corresponding to this quantity है हमारे पास OQ, यहाँ O लिख लेना है O, और प्राइस हमारा बन जाता है OP प्राइस. ठीक, whenever you have to draw any diagram, firstly you have to draw original situation अपने स्पेस के अकॉर्डिंग. तो कोई भी आप डायग्राम में पहले आपने ओरिजिनल चीज को दिखाना है कि हमारा ओरिजिनल प्राइस P है और ये हमारा ओरिजिनल क्वांटिटी Q. नाउ वी आर ट्राइंग टू शो कि सपोज डिमांड हैज इंक्रीज्ड, ये राइटवर्ड एरो न्यू डिमांड कर्व बन गई D1. ठीक, सिमिलरली देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई, तो इंक्रीज इन सप्लाई है तो दैट मींस सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट साइड. बट नाउ यू हैव टू नोटिस वन थिंग, जितना गैप आप यहाँ पे रख रहे हो D और D1 के बीच में, ठीक है ना, जितनी इंक्रीज यहाँ पे दिखानी है, सेम इंक्रीज इज टू बी शोन इन सप्लाई ऑल्सो. मान लो सपोज आपका ये 10 चीजों का डिफरेंस है, पहले 10 थी डिमांड, अब बढ़ के 20 हो गई है, तो सेम सप्लाई भी अगर आपकी पहले मान लो 50 थी तो अब बढ़ के 60 होनी चाहिए. 60 का मतलब चेंज आपका 10 चीजों का ही आया है. ठीक है, तो सेम इंक्रीज, सेम गैप दिखाना है. न्यू सप्लाई कर्व ये S1 और ये S1 न्यू सप्लाई कर्व. ठीक, नाउ इक्विलिब्रियम, equilibrium will take place where new demand curve and new supply curve are cutting each other, intersecting each other. तो ये यहाँ पे कट कर रहे हैं E1 पॉइंट के ऊपर, इसका नाम रख दो E1. तो E1 से आप देखो यहाँ से लाइन ब्रिंग इट टू x एक्सिस, स्केल से लेके आना है, तो इट इज Q1. ठीक है, तो नाउ व्हाट डू यू सी, क्वांटिटी हैज गॉट इंक्रीज्ड. पहले ये कम क्वांटिटी थी, अब ये राइट साइड को चला गया, दैट मीन्स क्वांटिटी हैज इंक्रीज्ड. इस क्वांटिटी को बोला जाता है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. क्यों इक्विलिब्रियम क्वांटिटी? बिकॉज दिस क्वांटिटी हैज बीन शोन विद रिगार्ड टू दीज इक्विलिब्रियम पॉइंट्स. यहाँ से हम लाइन नीचे लेके आ रहे हैं कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी होगी, ई पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कुछ भी होगा उसके साथ वी हैव टू यूज द एडजेक्टिव इक्विलिब्रियम. ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज हो गई. ऑन दी अदर साइड, अगर यहाँ से ही हम लाइन को इधर y एक्सिस पे लेके आते हैं, इसी लाइन को स्केल की हेल्प से लेके आते हैं, तो हम देखेंगे कि ये लाइन ये इसमें से ही पास होके जाएगी E पॉइंट से. स्केल से इधर से लेके आते हैं लाइन ऐसे ऐसे, अगेन इट विल पास फ्रॉम सेम E पॉइंट, देन कमिंग टू दिस P पॉइंट, ये सेम ही लाइन रहेगी. ठीक, तो मतलब क्या हो गया, कंक्लूजन क्या हो गया कि भाई इफ देयर इज इक्वल इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, सेम ही चेंज आता है, सेम ही इंक्रीज आती है, तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन प्राइस. वो वैसे का वैसा ही रहेगा, नो इफेक्ट, नो चेंज, नो इम्पैक्ट. It will remain same as usual as it was in earlier position, but certainly some change will come. कौन सा change? There will be increase in equilibrium quantity. ये हमारा इफेक्ट पड़ेगा. किस चीज का इफेक्ट? अगर हमारी डिमांड और सप्लाई इक्वली इंक्रीज करते हैं. ठीक है, तो ये 3 पॉसिबल सिचुएशंस थी इन केस ऑफ इंक्रीज. अब हमने दिखाना है, दिस वाज द फर्स्ट केस साइमल्टेनियस चेंज का. नाउ वी हैव टू शो कि अगर देयर इज साइमल्टेनियस डिक्रीज, कम हो जाए दोनों डिमांड और सप्लाई दोनों इकट्ठे ही कम हो जाए, तो भी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड देम. नाउ दिस डायग्राम, द 3 सिचुएशंस आई हैव ट्राइड टू शोन ऑन द सेम डायग्राम. ये देखो साइमल्टेनियस, यू कैन सी इन द बुक आल्सो, साइमल्टेनियस डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई. ठीक है,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा डायग्राम ऊपर नीचे बना लिया। बुक में भी 3 डायग्राम्स आर गिवन, आपको कोई मर्जी आप डायग्राम पहले बना सकते हो, बाद में बना सकते हो, दैट डज नॉट मेक एनी प्रॉब्लम। तो फर्स्ट है हमारा, लेट अस टेक फर्स्ट केस, मान लो ये है स्मॉलर proportion डिक्रीज इन सप्लाई, मतलब both have decreased. Now you see in this diagram, ये पहले एक ओरिजिनल आप ड्रॉ कर लीजिए, डी, ये डी डिमांड का, एस एस सप्लाई का, ई पॉइंट इक्विलिब्रियम, यहाँ से ये हमारा हो गया क्यू क्वांटिटी, और ये हो गया हमारे पास ओ पी प्राइस हो गया। ठीक है, कहीं भी आप ओरिजिनल अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग यू कैन ड्रॉ। अब आपने क्या करना है, नाउ यू हैव टू शो डिक्रीज इन डिमांड। ठीक, डिक्रीज इन डिमांड किसी भी रीजन के करके डिमांड कर्व डिक्रीज हो सकती है, कॉजेज हमने ऑलरेडी डिमांड लेसन में पढ़े हुए हैं। तो अब ये जो आप डिक्रीज है आपने कहीं पर भी दिखा दिया, ये जस्ट ए सेकेंड, हाँ जी, ये आपने दिखा दिया डिक्रीज, बैकवर्ड एरो। सिमिलरली एट द सेम टाइम देयर इज डिक्रीज इन सप्लाई ऑल्सो, ये भी कम हो रही है। बट आप ध्यान से देखो, मैंने ये जो डिफरेंस है ये कम रखा है, ये डिफरेंस ज्यादा रख लिया, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये है, दिस वी वांट टू शो। तो यहाँ पर डिक्रीज इन सप्लाई इज लेस एज कंपेयर टू डिक्रीज इन डिमांड। नाउ लेट अस सी इक्विलिब्रियम कहाँ पे हो रहा है, न्यू डिमांड का, और ये थी हमारी, आई फॉरगॉट बिकॉज आई हैड टू ड्रॉ मेनी डायग्राम्स फॉर योर स्क्रीन शेयरिंग, तो आई फॉरगॉट टू राइट हियर E1, तो आप यहाँ पर लिखोगे E1 पॉइंट। ठीक है, तो E1 पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब जहाँ पे न्यू डिमांड कर्व एंड न्यू सप्लाई कर्व आर कटिंग ईच अदर। ठीक, नाउ व्हाट डू वी सी, प्राइस हैज कम डाउन, अगर यहाँ से लाइन लाते हैं तो प्राइस इज कमिंग डाउन, तो डाउनवर्ड एरो। एंड सिमिलरली यहाँ से इफ वी ब्रिंग दिस लाइन, एक्सटेंड दिस लाइन ऑन एक्स एक्सिस, तो Q1 आता है, तो एज कंपेयर टू ओरिजिनल क्वांटिटी इट हैज गॉट रिड्यूस्ड, तो बैकवर्ड एरो आ जाएगा यहाँ पे। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि इफ देयर इज साइमल्टेनियस डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, but decrease in demand is more as compared to supply, then equilibrium price will get reduced, and similarly equilibrium quantity will also come down, yeah, it will get reduced, कम हो जाएगी। Now second situation, अगर है हमारा greater proportionate decrease in supply, कि भी सप्लाई में डिक्रीज ज्यादा दिखानी है, डिमांड की डिक्रीज कम दिखानी है, अगर ऐसा केस हो, क्योंकि दोनों ही पॉसिबल है ना, कोई भी कम हो सकता है, ज्यादा कोई, किसी की भी मर्जी है, कोई भी कम हो जाए ज्यादा हो जाए, तो दोनों मतलब ऑल पॉसिबल सिचुएशंस आर टू बी सीन। तो अब हमने क्या किया, ये ओरिजिनल सिचुएशन थी, ये सप्लाई कर्व, ये डिमांड कर्व, ई पॉइंट ओरिजिनल सिचुएशन, तो ये ओ पी प्राइस ओरिजिनल, ओ क्यू क्वांटिटी ओरिजिनल। ठीक है, अब न्यू सप्लाई कर्व, यहाँ बैकवर्ड एरो लगा लेना है, सप्लाई में डिक्रीज दिखा दिया, बैकवर्ड शिफ्टिंग। सिमिलरली डिमांड की शिफ्टिंग, ये डिमांड का नीचे लगा दिया था एरो, बैकवर्ड शिफ्टिंग, बट डिमांड की डिक्रीज इज लेस एज कंपेयर टू दिस गैप। ठीक है, डायग्राम देख के ही आपका जो डायग्राम है इट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब विद जस्ट ए सिंपल ऑब्जर्वेशन वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, कि यहाँ से देख के ही पता चलता है सप्लाई की डिक्रीज ज्यादा है और डिमांड की डिक्रीज कम है। ठीक, तो व्हाट इज हैपनिंग, ये बन गया हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, यहाँ आ रहा है जहाँ न्यू S1 एंड न्यू डिमांड D1 आर कटिंग। तो यहाँ से इफ वी सी द प्राइस, तो यहाँ प्राइस हमारा बन गया, यहाँ E1 लिख लेना, तो ये प्राइस आ जाता है P1। ठीक है, और अगर इसको नीचे लेके आए क्वांटिटी को देखने के लिए, तो इट इज कमिंग आउट टू बी Q1। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर सप्लाई में कमी ज्यादा है, डिक्रीज ज्यादा है, डिमांड थोड़ी कम हुई है, ठीक है, तो प्राइस हो जाता है इंक्रीज पहले की कंपैरेटिवली, और क्वांटिटी हो जाती है पहले की बजाय थोड़ी कम। ठीक है, क्योंकि सप्लाई में कमी ज्यादा हो गई मार्केट में, डिमांड उतनी नहीं कम हुई उसके कंपैरेटिवली, तो क्वांटिटी तो कम हो जाएगी बट प्राइस बढ़ जाएगा। नाउ थर्ड सिचुएशन, ये भी हो सकता है एक पॉइंट, अब है अगर देयर इज इक्वल प्रोपोर्शनेट या इक्वल प्रोपोर्शन डिक्रीज इन डिमांड सप्लाई, दोनों बराबर कम हुए, अगर 10% कमी हुई है डिमांड में, तो 10% ही कमी हो जाती है सप्लाई में, अगर ऐसे हो तो पहले आप बना लो ओरिजिनल सिचुएशन, ये डी ओरिजिनल डिमांड कर्व और एस ओरिजिनल सप्लाई कर्व। ये मेरे से गलती से लाइन आ गई थी, आई फॉरगॉट टू यूज व्हाइटनर, ये नहीं आपने बनाना, ठीक है, मैंने कट कर दिया, तो आपका यहाँ पर ई पॉइंट आएगा, प्राइस बन गया P, क्वांटिटी होगी Q। अब आपकी चॉइस है, आप जितना भी गैप दिखाना चाहो, दैट इज योर विश। नाउ यू आर शोइंग डिक्रीज इन सप्लाई, ये आपका S1 हो गया न्यू सप्लाई का, बैकवर्ड शिफ्टिंग हो गई, जितना गैप आप यहाँ पे ले रहे हो सेम गैप उतना ही डिफरेंस रख के आपने डिमांड की डिक्रीज दिखानी है।
मतलब ये गैप डी और D1 का गैप और ये S और S1 का गैप बोथ शुड बी सेम, तभी इक्वल बनेगा ना, अदरवाइज तो इक्वल नहीं होगा। तो मान लो अब हमारा सेम ही डिक्रीज हो गई डिमांड में। अब न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ बनेगा, जहाँ न्यू डिमांड एंड न्यू सप्लाई कर्व आर कटिंग, दैट इज दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ से अगर हम लेके जाएं प्राइस की साइड पे, तो व्हाट डू वी सी कि प्राइस तो उतना का उतना ही रहता है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। और इसको अगर हम नीचे लेके आए ऑन एक्स एक्सिस, तो क्वांटिटी इज गेटिंग रिड्यूस्ड, OQ1 हो जाती है। 1 का मीनिंग ये नहीं है कि पहले Q था तो ये Q1 हो गया तो 1 लिख दिया, ज्यादा हो गया, वो कुछ नहीं। इट इज जस्ट ए वे टू हाईलाइट द चेंज। यू कैन यूज एनी अदर अल्फाबेट ऑल्सो, बट टिपिकली या फॉर्मली Q ही यूज किया जाता है तो हम ऐसे लिख देते हैं, बट अदरवाइज यू मे यूज एनी अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ABCD कुछ भी लिख दो, सिर्फ डिमांड और D और S को छोड़ के, बिकॉज D and S we are using for showing demand supply, otherwise any point can be written, but ultimately alphabet is not important. What is important, that is this backward movement. So there is decrease in quantity, price में कोई change नहीं आ रहा है, but quantity is getting reduced. ठीक है, तो this was all about simultaneous increase in demand and supply. Now in the end of your chapter, one other interesting thing is given कि अगर एक चीज बढ़ जाती है और एक चीज कम हो जाती है, अभी तक हमने जितना किया उसमें किया कि या तो साइमल्टेनियसली डिमांड सप्लाई बोथ आर इंक्रीजिंग या बोथ आर डिक्रीजिंग, बट दैट इज नॉट नेसेसरी। अब किसी भी ओपन मार्केट में, मार्केट के अंदर ये सिचुएशन भी हो सकती है कि मान लो डिमांड इंक्रीज हो जाती है और सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, या सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड कम हो जाती है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं फर्क पड़ना है हमें। हमने क्या देखना है, वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम्स इन द सेम मैनर। अब आपने अगर दिखाना चाहते हो, मान लो इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है, और उसी समय क्या हो रहा है, सप्लाई इज डिक्रीजिंग, तो नथिंग टू वरी। आपने जब व्हेन यू ड्रॉ द डायग्राम, तो आपने बस यू जस्ट टेक केयर कि डिमांड की इंक्रीज आपने दिखा देनी है, ये दिखा दिया आपने, अच्छा, और सप्लाई में डिक्रीज दिखाना है। नाउ इट इज योर चॉइस, जरूरी नहीं कि जो बुक में दिया ओनली दैट इज टू बी फॉलोड, आप अपनी मर्जी से कुछ भी आप गैप रख सकते हो, आपकी चॉइस है, आपकी विश है, बिकॉज ऑल सिचुएशंस आर पॉसिबल। नाउ मैंने यहाँ पे क्या किया, सप्लाई को डिक्रीज दिखाया, बट इफ यू सी केयरफुली, डिक्रीज इन सप्लाई इज लेस, मतलब ये गैप इज लेस, एंड ये इंक्रीज इन डिमांड इज मोर। ठीक है, तो कोई जरूरी तो नहीं था कि मैं ऐसे ही बनाती, ये भी हो सकता है कि सप्लाई की डिक्रीज भी उतनी ही होती जितनी इसकी इंक्रीज थी। तो नाउ अब आपकी फ्रीडम है, यहाँ पे आपकी चॉइस है, आप कोई भी सिचुएशन दिखा सकते हो। ठीक है, आपको आपकी विश है, आप कोई भी दिखाओगे सभी करेक्ट होंगी, आपकी सभी पॉसिबिलिटीज आर करेक्ट। तो ये दिखा दिया। अब हमारा न्यू पॉइंट, ये ओरिजिनल पॉइंट कहाँ था हमारा, ये पॉइंट था, ये ई पॉइंट ओरिजिनल सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो अगर मैंने इस तरह से लिया है, आप जो लोगे वो आपका पॉइंट बनेगा। ठीक है, यू विल एक्सप्लेन एज पर योर कंक्लूजन शोन इन द डायग्राम। तो ये सबका डिफरेंट भी हो सकता है, सभी बच्चों का, कुछ जरूरी नहीं सबका सेम है। तो मेरे अकॉर्डिंग, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, बिकॉज मेरी डिक्रीज इन सप्लाई इज लेस है, तो ये न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया। कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस क्वांटिटी हैज इंक्रीज्ड, बट एंड प्राइस हैज आल्सो इंक्रीज्ड, ये P से P1 हो गया। ठीक, क्यों ऐसी सिचुएशन आई है, बिकॉज मैंने क्या किया, यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड ज्यादा दिखा दिया, एंड एज कंपेयर टू दैट सप्लाई की डिक्रीज कम दिखाई है। बट आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे कितनी डिक्रीज दिखाना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। फाइन, नाउ नेक्स्ट सिचुएशन, अगर साइमल्टेनियस डिक्रीज इन डिमांड, अब क्या हो जाए, यहाँ पे दिखाया था इंक्रीज इन डिमांड, यहाँ पे दिखा देना है डिक्रीज इन डिमांड, कम दिखा देना है, और सप्लाई को इंक्रीज दिखा देना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे सप्लाई की इंक्रीज आई हैव शोन मोर, यू कैन सी दिस गैप इज मोर, है ना, ये गैप डिफरेंस ज्यादा है, और ये गैप उसके कंपैरेटिवली कम है। नाउ हियर अगेन यू आर फ्री, आपकी चॉइस है, आप जितना मर्जी गैप रख सकते हो, उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपकी विश है, जो भी आप बनाओगे एज पर योर डायग्राम, वट एवर कंक्लूजन यू आर एबल टू सी, टू ऑब्जर्व, यू विल एक्सप्लेन दैट ओनली। ठीक, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या हो रहा है, ओरिजिनल ये ई पॉइंट बन रहा था, OP प्राइस था, OQ क्वांटिटी थी, तो अकॉर्डिंग टू माई दिस डायग्राम व्हाट इज हैपनिंग, ये न्यू पॉइंट बना इक्विलिब्रियम का, E1 यहाँ लिखना है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी बढ़ गई है, ये यहाँ से लाइन आई है, क्वांटिटी बढ़ गई है और प्राइस कम हो गया है। ठीक है ना, अब कुछ कोई इसमें कोई याद करने वाला भी कुछ नहीं है, डायग्राम को देख के ही आपने एरो लगा देनी है, उसके अकॉर्डिंग यू विल एक्सप्लेन। अब आप देखो आपकी बुक में जो दिया हुआ है, वहां पे क्या दिया है, जहाँ पे है ना ये
इंक्रीज इन सप्लाई, फर्स्ट पॉइंट है जो लास्ट हेडिंग का, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन डिमांड, तो वहां पे उनका क्वांटिटी सेम है और प्राइस में चेंज आया, बट इन माई डायग्राम्स डिफरेंट सिचुएशन इज देयर। तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि आई हैव टेकन डिफरेंट गैप्स, मेरा ये गैप कुछ और है, ये गैप कुछ और है, ऐसे ही ये गैप कम है, ये गैप ज्यादा है। तो कितना गैप रखना है दैट इज योर प्रेफरेंस, आपकी बिल्कुल फ्रीडम है, जितना मर्जी आप दिखा सकते हो। तो उसमें यहाँ पर आपने बुक वाले को क्रैम नहीं कर लेना है कि बुक में ऐसे लिखा है तो बस वही बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन शो एनी सिचुएशन। आई होप आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट अगेन एंड अगेन। मेरा सिर्फ मतलब ये है कि आप कोई भी सिचुएशन ड्रॉ करके आप उसको कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है जी, with this our lesson is coming to an end. Now in this chapter main stress is on diagrammatic part only.